हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे और आगामी परीक्षा जो 1 महीने से भी कम समय अवधि बची है, इसकी तैयारी बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये बहुत पहले ही आ जाता, बट मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए इस वीडियो को आने में थोड़ा लेट हो रहा है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जितने भी सिद्धांत है, चाहे वो कोल्सबर्ग के हो, चॉम्स्की के हो, बंडूरा के हो, तो हमने वो जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने रियल एग्जाम्पल, जहाँ पे हम अपने आप को उस अवस्था में कैसे पाते हैं, उस अवस्था में किस अकॉर्डिंग हमने शिक्षाएं ली, या कौन सी विधि हमने डीएलएड या बीएड के कोर्स के समय हमने सीखा, उन सभी को हमने एक समायोजन करके उस वीडियो में व्याख्या किया था और उसके रियल एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट वो वीडियो देखा जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वो पेपर 1 हो या पेपर 2, हर वर्ष 8 से 10 प्रश्न उससे आते हैं। इसी कड़ी में ये अगला वीडियो है जिसमें सभी अवस्थाएं, वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की उम्र में कौन कौन से फेजेज़ में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से बच्चे या उसके बाद जब उम्र बढ़ते हैं तो एडल्ट या बुढ़ापे में कौन सी गतिविधियां होती है, उस समय किन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को उस अवस्था के लोग ढालते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है, या मैंने एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो उसमें भी इस खंड से अवस्थाएं जो है, इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10 से 20 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, या इससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो वो आप इसको करने के बाद ईज़िली कर पाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर्स को आज हम शुरू करते हैं। और इसके अलावा एक और मैं प्रयास करूँगा कि जो भी कीवर्ड्स है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी वीडियो भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। और उसके अलावा भी मुझे कुछ लगेगा कि जो इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी मैं कराने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम लोग देखते हैं कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या। हम लोग सीडीपी की बहुत सी चीज़ें अभी तक हमने की है प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से। आपसे कहूँगा कि आप हो सके तो आप एक बार सीडीपी की जो प्रैक्टिस सीरीजेज़ हैं, या ईवीएस के हो या मैथ के, उसे ज़रूर आप देखें, क्योंकि अभी समय कम है और आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो इसमें पहले हम लोग समझते हैं कि बाल विकास होता क्या। बाल विकास का समान अर्थ है कि बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बाल विकास या बच्चे का विकास कहते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा के ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित वर्णों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। तो देखो, बाल विकास की जो क्रिया है, वो जो निरंतर, जो एक अवस्था, एक पड़ाव या एक फेजेस के बाद उसमें बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, वो नई नई चीज़ें जो सीखते हैं, तो बेसिकली उसी को बाल, बाल माने बाल से जब वो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, ये जो भी क्रम बाई जो आ रहा है, या शिशुअवस्था जो शुरू में आता है, तो जो वो क्रम हो रहा है, तो बाल यानी बालक का विकास हो रहा है या बालिका का विकास हो रहा है। और विकास का मतलब कि उसका डेवलपमेंट, वो किन फेजेज़ में किस तरीके का उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, किन कौन सा उसमें नई नई चीज़ें सीखने के गुण आ रहे हैं, कौन सी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो ये जो सभी चीज़ें का जो सार्वभौमिक है, जो एक सार है, उसी को हम लोग बाल विकास कहते हैं। और इसी को हम लोग अलग अलग फेजेज़ में देखेंगे कि 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, कोई भी जो क्रम वाइज है उसमें कैसे कैसे इसमें बदलाव आते हैं और उस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
तो एक इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। इससे भी पूछा जाता है कि गर्भावस्था का कौन सा काल होता है। तो गर्भावस्था जो होता है वो गर्भाधान से जन्म तक, यानी जब बच्चा गर्भ में यानी पेट में जब पलता रहता है तब से लेकर जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, जन्म हो जाता है, तब तक उसे गर्भावस्था कहते हैं। और शैशवावस्था कहते हैं कि जब बच्चा जन्म ले लेता है और जन्म लेने के बाद जब उसकी 5 वर्ष की आयु हो जाती है तो शैशवावस्था या शिशु अवस्था जो कहते हैं उसे कहते हैं। और बाल अवस्था कहते हैं जो 5 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र होती है। किशोरावस्था 12 से 18, युवावस्था 18 से 25 और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष होती है। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए गर्भावस्था की कौन सा काल होता है, कौन सा इसका गैप होता है, एजेस गैप होता है, तो वो आप याद रखेंगे गर्भाधान से जन्म तक। वैसे ही पूछ सकते युवावस्था का कौन सा काल होता है, कौन से उम्र के फेजेस होते हैं, तो 18 से 25। तो आप इन 6 चीज़ों को, इन 6 फैक्ट को ज़रूर याद रखेंगे, जिससे अगर एक भी प्रश्न बनता है तो एक प्रश्न आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट होने या ना होने के लिए इनफ है। ठीक है, तो पहला हम लोग एक और था वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो 55 वर्ष से लेकर और तपरी भाषा यानी उसकी कोई काल नहीं हो, जब तक जीवित है मनुष्य तब तक वो वृद्धावस्था। 55 वर्ष की आयु वो जैसे ही क्रॉस किया वो वृद्धावस्था के एजेस में आ जाता है। तो पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया, फ्राइड के अनुसार बालक का जो बनना होता है वो प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष में बनता है। यानी जो 0 से 5 वर्ष की उम्र या जो आयु होती है उसमें फ्राइड की जो मत है, फ्राइड ने जो डिफिनीशन दिया है वो यह है कि जो बालक जो बनता है या बालक में जो विकास होता है वो बेसिकली 4 से 5 वर्षों में बनता है। वही दूसरी तरफ वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। यानी जो शैशवावस्था है 0 से 5 वर्ष की जो आयु है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक आइडियल कंडीशन है, आइडियल लर्निंग कंडीशन है। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। तीसरा है वाटसन के अनुसार, वाटसन कहते हैं कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वो और किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। तो देखो जो वाटसन एक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि जो शैशवावस्था है 0 से 5 वर्ष की का उम्र जो है उसमें बच्चा जो है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें तीव्रता होती है। यानी अगर उसे कुछ चीज़ें आप सिखाते हैं तो बहुत ही क्विक सीखेगा। तो ये वाटसन का थ्योरी है। और क्रो के अनुसार है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी का है। यानी क्रो ने जो कहा है वो यह कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है यानी 1901 से लेकर 1999 के उम्र 1999 का जो ईयर्स था वो जो है वो बालक की शताब्दी है। अगला है थार्नडाइक ने कहा कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वपन में रहता है। यानी जो बच्चे की उम्र जो है 3 से 6 वर्ष वो अर्ध स्वपन यानी कि वो सपना देखता भी है और उसे वो चाहता है पूरा करना किंतु पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उम्र अभी उसकी है नहीं कि वो सारी चीज़ें गलत या सही का फ़र्क समझ सके। तो देखो इससे प्रश्न कैसे बन सकते। पहला तो इससे प्रश्न बचेगा कि शैशवावस्था जो है वो 0 से 5 वर्ष की आयु तक होता है। दूसरा इसमें पूछता है प्रश्न, आप देखे होंगे कि बताइए कि वैलेंटाइन ने शैशवावस्था के संदर्भ में कौन सी थ्योरी दी है। तो उन्होंने कहा कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है, यानी आइडियल कंडीशन है, आइडियल उसका काल है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा। यह भी पूछ सकता है कि क्रो ने किस अवस्था को बालक की शताब्दी कहा है, या ये भी पूछ सकता है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। तो बाल अवस्था से शैशवावस्था से बेसिकली यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है बाल अवस्था। अब इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं, शैशवावस्था में बेसिकली क्या क्या विशेषताएं होती है, इसमें बच्चा कौन कौन सी क्रियाकलाप करता है वो हम लोग देख लेते हैं। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। यानी भावी जीवन का तात्पर्य है कि उसके जो भविष्य है, उसका जो आने वाला कल है, जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। ठीक है, वो उसकी जो भविष्य है वो आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन अपने जीवन में करेगा।
इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल परिवर्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। यानी जो उसका जो व्यवहार है, जो वो क्रियाएँ करता है, वो जो होता है वो फंडामेंटल होता है। यानी वो जो चीज़ उसे आप कहोगे उसे ही वो करेगा। यानी वो आपकी बातों को मानेगा और वो कोई चीज़ें जो है उसे फ़ास्ट चाहिए। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लो, अगर आप उसे कहो कि बेटा पानी ला दो, वो तो पानी ले आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसे चाहिए कि मुझे खिलौना चाहिए, तो वो क्या होगा कि वो खिलौने के लिए एकदम से कि कितना जल्द मुझे वो खिलौना मिले। तो आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि अगर जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो बेसिकली अगर उसे आप कोई चीज़ कहते हो तो वो करता भी है। लेकिन जब उसकी नीड्स होती है, अगर उसे बाइसिकल्स लेने हैं, उसे पेंसिल लेने हैं, उसे मोबाइल लेने हैं, ये जो भी चीज़ें उसकी नीड्स की है, तो कहीं न कहीं उसे चाहिए कि अगर मैं अभी बोलूँ तो मुझे अभी खरीदे जाने चाहिए। तो ये इस अवस्था की विशेषता है। दूसरा है, सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। तो आप देखते होंगे कि जब अपने घर के बच्चों को अगर कोई चीज़ें कह दें तो वो करता है। लेकिन दूसरी तरफ उसे क्या है कि अभी हमने देखा है कि उसे तुरंत कोई भी चीज़ें चाहिए। और एक और चीज़ आप देखते होंगे बच्चों को कि उसे आप वो कोशिश करेगा कि उसे कोई चीज़ कहा नहीं जाए, उसे कोई चीज़ करने नहीं दिया जाए। और अगर वो कोई चीज़ें कर रहा तो उसी में वो बिज़ी रहेंगे। अगर आप अपने घर में किसी बच्चों को देखें या आस-पास के बच्चों को, तो देखेंगे कि अगर वो गेम खेल रहा है या साइकिल चला रहा है या बच्चों के साथ घुल-मिल कर कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि उस एक्टिविटी में आप बाधा डालें। हो सकता है कि अगर आप उसे कुछ कहेंगे तो वो उसका उल्टा रिएक्शन दें कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा, नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगी। तो इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं शैशवावस्था में। इसके अन्य लक्षण हैं, इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होती है। यानी जो शारीरिक संरचना है, अगर वो प्रॉपर वे में आप देखते होंगे कि घरों में, खासकर गाँव के घरों में, वहाँ पे मालिश की जाती है या बच्चों को एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज़ के तौर पे आप कह लें या तो जो भी हो, उछल-कूद की तरह जो होती हैं एक्टिविटी, वो कराए जाते हैं। इसलिए कराए जाते हैं कि इससे बच्चों का जो विकास हो या बच्चे जो थोड़ा शरीर की बनावट अलग किस्म की हो जाती है, तो वो एक स्ट्रक्चरल रूप में, एक संरचनात्मक रूप में वो आता है। शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। यानी जो बच्चा जो है वो शारीरिक होता है, बौद्धिक का मतलब है इंटेलेक्चुअल, यानी वो उसके जो सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें अपरिपक्व, अभी उसके पास परिपक्वता नहीं है। आप सोच सकते हो कि अगर वो इस उम्र में है तो उसे क्या चाहिए, उससे वो दूसरे पे निर्भर है। कोई भी डिसीजंस होगा तो उसके गार्जियंस, उसके पेरेंट्स लेंगे। तो ये क्या होगा कि वो अपरिपक्व है, इसलिए उसके जो डिसीजंस है वो उसके पेरेंट्स ले रहे हैं। शिशु के मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। यानी जो बच्चा जो है वो क्या होता है कि इसकी जो उम्र जो है 0 से 6 वर्ष की, उसमें मानसिक यानी जो सोचने की जो क्रिया होती है जिसमें वो ध्यान लगाता है, स्मृति करता है, कोई चीज़ कल्पना करता है कि मैं ये बनूँगा, ये बनूँगी, तो वो क्या होता है उसका विकास इस उम्र में बहुत तेज़ी से होता है। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। यानी कि वो नकल करके अगर कोई चीज़ आप करोगे, अगर वो आप मुँह की बनावट विभिन्न तरीके से करते हो या उसे आप कोई चीज़ें खेल कर दिखाते हो या उसे आप कोई चीज़ें करके दिखाते हो, तो वो क्या होता है कि वो आपका नकल करता है। तो देखो बेसिक जो है शैशवावस्था का जो उम्र जो है, अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी समझ में नहीं आए कि 0 से 6 वर्ष की उम्र की विशेषता क्या होती है, तो आप कुछ नहीं करना, आप ये सोचना कि एक बच्चा है मेरे घर में या मेरे पड़ोस में या कोई रिश्तेदार में, ठीक है? जहाँ भी आपको एग्ज़ाम्पल सेट करे, तो आप सोचना कि यार मैं उसे कुछ देता हूँ तो क्या वो मुझ पे चिल्लाता है? क्या मैं उसे कुछ कहता हूँ तो क्या वो जल्दी करता है? क्या वो कुछ करता रहता है तो मैं अगर उसमें कुछ करती हूँ तो वो चिड़चिड़ापन हो जाता है? या क्या वो कोई चीज़ अगर मैं उसे नकल करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ तो वो कोई चीज़ें बहुत फ़ास्ट करता है, नकल करके वो भी करता है। तो अगर आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ें तो वो करता है, क्या उसके जो डिसीज़न्स है वो खुद लेता है? तो आपको लगे नहीं, वो तो नहीं लेता।
तो इस तरीके से अगर आप ओवरव्यू बनाओगे, आप एक माइंड सेटअप करोगे कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है शैशवावस्था में। आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आप कोई बच्चा का एक एग्ज़ाम्पल लेते हो और आप अपने माइंड में सोचते हो या कुछ नहीं, तो आप अपने आप को वहाँ पे रखो और सोचो कि क्या इस उम्र में मैं ऐसा था या ऐसी थी, तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बनने लगेंगे, ठीक है? और ये जो है डिफिनीशंस जो है, जैसे फ्राइड के अनुसार क्या है, वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, वाटसन के अनुसार क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है, तो ये डिफिनीशंस आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इससे भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछते हैं। अगर पेडागोगी में आपसे ये नहीं पूछे कि शैशवावस्था की विशेषता क्या है, कौन सी अवस्था में बच्चे अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, कौन से अवस्था में बच्चे अपरिपक्व होते हैं, तो अगर इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता होंगे कि कैसे बन जाएंगे कि शैशवावस्था की विशेषता है। लेकिन कभी कभी वो पूछते हैं कि बताइए 20वीं सदी के काल को किसने कहा है बालक का काल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है क्रो एंड क्रो ने कहा है। आपसे अगर पूछेगा कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वपन में रहता है, ये कथन किसने कहा है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये कथन थॉर्नडाइक ने कहा है। इस तरीके से मैं इस वीडियो में वो सारे तथ्य लाया हूँ जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। वो कहीं से भी पूछेंगे कि इस अवस्था को किसने क्या कहा है, तो भी आपको पता रहेगा। ये पूछेगा कि इस अवस्था की विशेषता क्या है, तो भी आपको पता रहेगा। तो ये सारी जो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है या जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सभी को मैंने समरी के तौर पे आपके सामने इस वीडियो को लाया है। अगला इम्पोर्टेंट है बाल अवस्था। बाल अवस्था जो 6 से 12 वर्ष की और इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने, साइंटिस्ट ने दिए, उसे हम लोग देखते हैं। पहला है क्रोल एवं ब्रश के अनुसार इन्होंने कहा कि बाल अवस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। देखो, ये प्रश्न कभी कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन सीटेट का पेपर 2 जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषाएं, किसने कौन सी परिभाषाएं दी। तो हम लोग इसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो पूछ सकता है कि बाल अवस्था एक संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट का अनोखा काल है। तो आपको पता है कि कोल एंड ब्रश, रॉस ने कहा है कि बाल अवस्था की मिथ्या परिपक्वता कहाँ है। तो डायरेक्ट कथन है, आपको ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में याद रखने हैं। किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल अवस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। फ्राइड ने कहा है कि बाल अवस्था जीवन निर्माण का काल है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने होंगे कि किसने क्या कहा। इसमें जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पहला कोल एंड ब्रश। इस संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल एंड ब्रश ने। और ये भी पूछ सकते हैं कि कोल एंड ब्रश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? तो वो बाल अवस्था को कहा है। तो प्रश्न कहीं से भी घुमा कर पूछें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो आपसे प्रश्न हल होंगे ही। और एक और इम्पोर्टेंट ये है फ्राइड के अनुसार कि बाल अवस्था जीवन निर्माण का काल है। आप समझो कि कितनी बड़ी बात बोल रहा है, जीवन निर्माण, यानी जो जीवन का आधार है, जीवन का जो बेसिक क्रिया स्टार्ट होती है, जीवन में जो चीज़ें आने वाली है उसकी संभावनाएं कितनी सफलता में बढ़ जाती है। तो ये जो बात ये जो कह रहा है, ये फ्राइड कह रहा है। तो ये डायरेक्टली आप याद रखो कि बाल अवस्था जीवन निर्माण का काल है, किसने कहा और किस अवस्था को कहा है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसकी अब विशेषता देख लेते हैं। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। अब इसमें भी 2 टर्म है, एक है पूर्व बाल काल यानी 6 से 12 वर्ष के पूर्व अवस्था, और एक है 6 से 12 वर्ष की उत्तर बाल काल यानी उसके बाद के काल। तो पूर्व बाल काल में क्या होता है कि बालक तेजी से बढ़ता है, यानी वो कोई चीज़, उसकी शारीरिक तो संरचना बढ़ती है, लेकिन उसकी बौद्धिक जो सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें भी बहुत तेजी से वृद्धि होता है। आप देखते होंगे कि 12, 14, 16 इन सब के उम्र के जो बच्चे होते हैं या 10 वर्ष के बच्चे, ये सब जो चीज़ें करते हैं वो क्विक करते हैं। और अगर आप कोई चीज़ उसे याद करने के लिए देते होंगे तो बहुत ही फास्ट कर लेंगे, क्योंकि इस समय जो माइंड होता है, जो मस्तिष्क की सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में समाहित करने के लिए रहती है, या बहुत ही कि आप कह सकते हो कि
नई अवस्था में रहती है तो चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के लिए, कंज़्यूम करने के लिए तत्पर रहती है। उसमें वो चीज़ें गुण उस समय फ्रेश माइंड रहता है, तो कोई भी चीज़ अपने अंदर समाहित करने के लिए परिपक्व रहता है, ठीक है। उत्तर बाल काल में क्या होता है कि इस बाल काल में बालक के विकास में अस्थायित्व आ जाता है। यानी जब वो 12 वर्ष की उम्र पार कर जाता है तो अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी आ जाता है। अब वो जो चीज़ें करेगा वो धीरे-धीरे कोशिश करेगा कि सामाजिक चीज़ें देखे, उसको अटेंशन मिले, प्रशंसा मिले, उसे कोई चीज़ अगर करने की इच्छा शक्ति है तो उसे करने की आज़ादी मिले। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, वो अपने लाइफ़ के प्रति कुछ सचेत होने लगता है। वो क्रिया प्रारंभ होती है, अभी पूर्ण नहीं हो रही, अभी वो प्रारंभ होगी उत्तर बाल काल में, और किशोरावस्था जब आएगा उसके बाद वो सारी चीज़ें चाहेगा कि उसे प्राप्त हो। फ्राइड ने इस अवस्था को कहा है कि इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता। तो अभी हमने देखा कि ये जो काल है, ये जो बाल अवस्था की जो स्थिति है, इसमें क्या होता है कि बच्चे तनाव नहीं लेते, लेकिन वो सोचते हैं और ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, अगर उन्हें मेडिकल सेक्टर में जाना है, बीटेक करना है, जो भी करना है, तो उन चीज़ों में उनकी रोचकता बढ़ती है, लेकिन वो अपरिपक्व रहते हैं। इस कारण से कभी-कभी आप देखते होंगे कि कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आफ्टर मैट्रिक या 8th क्लास में अगर बच्चों को अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, तो अक्सर होते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल्स बच्चे भी रहते हैं, वो भी अपने जो ड्रीम्स है या जो अपनी जो करने की चीज़ें वो चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीज़न वही है, वो अपरिपक्व होते हैं। बाल अवस्था को ही हम एलिमेंटरी स्कूल एज या स्मार्ट एज या स्फूर्ति आयु या डर्टी एज, गंदी अवस्था आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। तो एक प्रश्न इससे क्या पूछे जा सकते हैं कि स्फूर्ति आयु की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल अवस्था को कहते हैं। एलिमेंटरी स्कूल एज कब कहते हैं? तो बाल अवस्था को। अगर आपको एलिमेंटरी स्कूल एज ऐसे याद नहीं हो तो आप दूसरी विधि है कि आप क्या कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप क्या है कि वहाँ पे प्राइमरी और मिडिल स्कूल का पढ़ा रहे हो, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। डर्टी एज का मतलब है कि इस उम्र में बच्चे क्या होते हैं कि कोई चीज़ें शरारती टाइप का काम करने का प्रयास करते हैं। वो जो चीज़ें उसे जल्दी चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा उनमें रोचकता है, वो चीज़ें और ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अन्य लक्षण क्या है कि बच्चों को इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रहण यानी ऑब्जर्व करने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में जागृत होती है। तो अभी हमने इन सारी डिफिनेशंस को देखा। अगला, हाँ, इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक विकसित होती है। तो यहाँ से कौन कौन से फैक्ट आप याद रखेंगे? पहला कि सामूहिक चीज़ें, सामूहिक गतिविधियों खेलने में। तो प्रश्न पूछेगा कि सामूहिक क्रियाएं करने के लिए किस अवस्था में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अ, अ, बच्चे सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें भाग लेते हैं? तो वो होगा बाल अवस्था। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा है कि रचनात्मकता, तो रचनात्मकता भी बाल अवस्था में है। तीसरा इसमें जो प्रश्न पूछने की संभावना है वो है एलिमेंट्री स्कूल एज कौन सी अवस्था है, स्फूर्ति आयु कौन सी अवस्था है, या गंदी अवस्था यानी डर्टी एज कौन है, तो वो बाल अवस्था। एक ये भी पूछ सकता है कि कौन सी अवस्था में बच्चे चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी स्थिति तनाव नहीं रहती है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते हैं। और यहाँ से क्या पूछ सकते हैं कि मानव विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो है बाल अवस्था। और एक और प्रश्न क्या यहाँ से बन सकते हैं कि इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। तो ये 7-8 चीज़ें आप याद रखेंगे। यहाँ भी मैं सेम कहूँगा कि बाल अवस्था की अगर आपकी चीज़ें समझ में नहीं आए, हो सकता है कि आपने चीज़ों को समझा लेकिन वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ही जटिल होती है, ठीक है ना? वो अच्छे-अच्छे पढ़ाकू लोग भी फेल हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उस अवस्था में अपने आप को रखना है केंद्र बिंदु में,
या फिर कुछ ऐसे बालक को आप जानते होंगे जो इस आयु वर्ग का है। वैसे भी नहीं हो तो आप अभी आपके एग्ज़ाम में समय बाकी है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे शिशु अवस्था है, बाल अवस्था है, किशोरावस्था है, तो उस उम्र के बच्चों से आप बात करेंगे या उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि कौन-कौन सी एक्टिविटी करता है। तो इससे भी आपके प्रश्न आसानी से हल हो जाएँगे। जैसे अगर 0 से 5 वर्ष का बच्चा है, अगर आपके घर में उस उम्र के कोई बच्चा है, तो आप उनकी एक्टिविटी जो क्रियाएँ करते हैं, उसे भी आप देखो और समझो कि कौन-कौन सी चीज़ें वो कर रहा है। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएँगे, तो इससे भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। 6 से 12 वर्ष की जो बच्चे या बच्ची आपके घर में है, तो आप उससे बातें करो या उसकी जो चीज़ें वो कर रहा है, उसको समझो। 12 से प्लस या 12 से 18 की उम्र के जो बच्चे उनसे आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं और कौन-कौन सी गतिविधियाँ वो करते हैं, किस प्रकार की चीज़ें उन्हें पसंद है, जो नहीं पसंद है। तो ऐसे भी अगर आप रखोगे, तो इससे भी आपके प्रश्न बन जाएँगे। जो थॉट इसमें किताब में लिखी गई है, अगर आप वो रियल एग्ज़ाम्पल में अपने आप को भी रख कर सीखते हो, तो भी प्रश्न वही आएँगे उत्तर जो किसी वैज्ञानिक या किसी सिद्धांतवादी ने दिए हैं। तो ये आप बेसिक थॉट याद रखना एग्ज़ाम हॉल में आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था से जो महत्वपूर्ण है, जैसे किलपैट्रिक ने कहा है कि इसमें कोई मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये प्रश्न भी है और एक इसकी विशेषता भी है कि जो जीवन की सबसे कठिन जो काल है, जहाँ पे बच्चे जो निर्णय लेते हैं उसमें असहज महसूस करते हैं। वो कोई चीज़ें करनी चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में पहले बहुत सोचते हैं, उसके बाद वो निर्णय ले पाते हैं। यानी क्विक डिसीज़न में उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। यानी इस उम्र में बच्चे क्या होता है कि अगर उन्हें सही गाइडेंस, सही दिशा नहीं मिला, अगर उन्हें कोई अच्छा रास्ता नहीं बताया, तो वो क्या हो सकता है कि वो अपराधीकरण यानी वो गलत स्टेप ले सकता है, जिससे समाज के लिए वो दुष्परिणाम होंगे या दुष्प्रभाव पड़ेंगे। रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यानी जो शैशवावस्था है उसी का पुनरावृत्ति यानी उसी का एक अलग काल निर्धारण है। कॉल सैनिक ने कहा है कि किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानता है। स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। देखो, इसमें सभी याद नहीं रखने। पहला है कि आप इसमें वैलेंटाइन ने जो कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, तो इसे आप याद रखेंगे, डायरेक्टली इससे फैक्ट बनेंगे। दूसरा है किलपैट्रिक, ये भी याद रखें कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा? तो किलपैट्रिक। तो ये दो कम से कम आप याद रखेंगे और बाकी का सारा आप समझ ही गए होंगे। सब यही कह रहे हैं कि कठिन समय है, बच्चे निर्णय नहीं ले पाते, यानी कहीं न कहीं कठिन शब्द का इसमें बहुत ज़्यादा बार उपयोग हुआ है। तो आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर आए, अगर जो ऑप्शन लगे कि कठिन निकल रहा है उस ऑप्शन का उत्तर कि ये कठिन है, तो आप समझ जाएंगे कि किशोरावस्था है। ठीक है। बाल अवस्था में कहीं दिखे कि रचनात्मकता है, तो समझिए कि बाल अवस्था का ही उत्तर है। ठीक है। वैसे शिशावस्था में समझिए कि वो कोई चीज़ उसे खुद चाहिए, उसे खुद कोई भी चीज़ें फास्ट चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि शैशवावस्था की विशेषता। तो आपको कुछ भी याद ना रहे तो 2-3 वर्ड 4 वर्ड आप याद रखोगे तो भी प्रश्न बन जाएंगे। तो किशोरावस्था का जो सिंपल जो विशेषता या जो सिंपल अर्थ निकल के आ रहा है वही कठिन काल है, इसमें स्थिति असमान होती है, बच्चे निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय लेने में समस्याएँ आती हैं। तो ये सब कुछ वर्ड्स है, बस देख रहे हो अब सब में एक ही वर्ड आ रहा है, डिफ़िकल्टीज़, घुमा फिरा कर। अब इसकी विशेषताएँ देखते हैं। अब यहाँ पे है कि स्टेनली हॉल ने इस काल को तूफ़ान एवं परेशानी का काल, फिर से वही आ गया डिफ़िकल्टीज़। तो पेपर 2 में स्टेनली हॉल का ये प्रश्न आ सकता है कि किसने इस काल को तूफ़ान एवं परेशानी का काल कहा। तो स्टेनली हॉल आप प्लीज़ याद रखना, क्योंकि पेपर 2 में ये प्रश्न बन सकते हैं। पश्चिम विद्वानों ने इसे टीनेज, आपने भी सुना होगा कि टीनेजर जो होता है, टीनेजर यानी जो 12 से 18 वर्ष को होता है उसे टीनेज या टीनेजर दोनों कहते हैं।
किशोरावस्था में किशोर को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। अभी हमने समझा कि अगर वो गलत रास्ता चुन लिया तो अपराधीकरण की ओर बढ़ सकता है, इसलिए इसमें उसे सही डिसीजन या सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है समाज का या उसके पेरेंट्स का। जटिल अवस्था भी कहा जाता है। इस काल में विशेष यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। इस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना एवं तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उनका मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता, वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते। तो आप देख रहे हो कि किशोरावस्था का जो बेसिक है वो वही है, डिफ़िकल्टीज़ है। अगर डिफ़िकल्टीज़ आएगा, आप सिंपल सा एग्जांपल लो, किसी के जीवन में डिफ़िकल्टीज़ आएगा तो क्या होगा कि वो समय से पहले परिपक्व हो जाएगा, वो समय से पहले निर्णय लेने लगेगा। आपको याद नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ है तो फिर इसमें तनाव कैसे आ रहा है, उसको कैसे वो समस्याओं का समायोजन कर रहा है, कैसे वो तार्किकता की उसकी विकास हो रही। तब सीधा से एग्जांपल लेना कि आपके गाँव का कोई बच्चा है जो कम उम्र में या उसके कोई माता-पिता इस दुनिया से चले गए तो काम करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि उसे डिफ़िकल्टीज़ आई। क्यों करने लगा? क्योंकि उसे चीज़ें चाहिए, उसकी नीड्स चाहिए जो उसे कोई और पूरा करने वाला नहीं है। तो इसलिए उसे उस उम्र में काम करना पड़ रहा है या उस उम्र में उसे वो चीज़ें करनी पड़ रही है जिस उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इससे कहोगे डिफ़िकल्टीज़ के कारण वो चीज़ें तार्किकता के लिए विकास तार्किकता करता है या कल्पना करता है या कोई डिसीजन लेता है जो उस समय वो नहीं लेता है उसके उम्र का बेसिक बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया डिफ़िकल्टीज़ आएंगे तो बेसिकली निर्णय लेगा। तो ये आप सार्वभौम इसका सारांश याद रखेंगे। अगला है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था की सिर्फ विशेषताएं हैं। आप सोच रहे हैं कि युवा अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? तो युवा अवस्था की विशेषताएं बेसिकली वही होती है जो किशोरावस्था में होती है। युवा अवस्था में क्या होता है कि कोई भी चीज़ें होती है इसमें बच्चे क्या होते हैं कि वो सामंजस्य यानी अपने लाइफ की जो होती है वो कोई चीज़ें करना चाहते हैं या लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो क्या होता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बेसिकली किशोरावस्था और युवा अवस्था का सार जो है या सारांश जो है वो एक ही होता है। बस उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हो जाती है, बाकी वही सारी चीज़ें। अगर वो किशोरावस्था की विशेषता पूछे या युवा अवस्था की तो आप डायरेक्टली प्रश्न में उत्तर दे सकते हो एक ही को आधार बनाकर। इसलिए हमने युवा अवस्था को इसमें इसकी कोई अलग से विशेषता नहीं है, वही सेम विशेषता है जो किशोरावस्था है। तो अब देख लेते हैं प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में धीरे ढलता या परिपक्वता की ओर बढ़ती है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है। संक्षेप में कहे तो यह आयु टीन्स की समाप्ति तथा ट्वेंटीज़ का प्रारंभ है। तो बेसिक मतलब है कि ये जो उम्र जो है 18 से मृत्यु तक यानी 18 के बाद जब वो प्रौढ़ावस्था जो होता है तो ढलने लगता है। यानी जो जीवन का चक्र है वो अब प्रारंभ ना होकर वो विपरीत हो रहा है, यानी वो अब अंतिम समय की ओर चल रहा है कि अब यहाँ से आपके जीवन जो है वो कम हो रहा है। अब यहाँ से आप चर नहीं रहे हो, शिशु अवस्था से युवा अवस्था की ओर नहीं जा रहे हो, बल्कि युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था के जा रहे हो, यानी अब आपने आधा उम्र लगभग जी लिया है। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि आपकी उम्र जो है वो ढल रही है और आप यहाँ से आपने जो अनुभव जो प्राप्त किया है उसी को आधार बनाकर आप समाज में जीवन जी रहे हो या आने वाली जो नस्लें हैं या जो समाज में जो लोग हैं उनको आप अपने अनुभवों को आधार पे कोई चीज़ें बताते हो। इसमें क्या होता है कि वो अपने दायित्वों यानी जो उसने चीज़ें जो की हैं या करने की इच्छा शक्ति है उसके प्रति वो गंभीर है, वो सीरियस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीन्स यानी अब जो चीज़ें जो उसे जो 18 से 25 वर्ष की उम्र तक उसे करना था, ठीक है, या 18 अवस्था तक करना था, 20 उम्र, 22 उम्र, 24 उम्र की उम्र तक करना था, वो अब ना करके अब क्या होगा कि वो चीज़ें जो वो अलग अलग माध्यमों से कर रहा था या अलग अलग की बातों से कर रहा था, अब उस लोगों को ना सुनकर वो अपने अनुभव के आधार पे वो एक्टिविटीज़ करेगा, ठीक है। तो आज हमने लगभग हर अवस्था को देखा और बहुत ही
विस्तार पूर्वक देखा है। मुझे लगता है कि इसको अगर आप समझ गए होंगे तो आपके सारे प्रश्न इससे संबंधित बन जाएँगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेसिक फ़ॉर्मूला जो मैंने इस वीडियो के बीच में भी बताया कि आप एक चीज़ याद रखेंगे, शिशु अवस्था क्या होता है। आपको समझ में नहीं आया तो अभी आपके एग्ज़ाम के समय बाकी है। आपको एक बालक होगा शिशु अवस्था जो 0 से 6 वर्ष का, उसे आप देखेंगे कि वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करता है और किस समय वो कौन से रिएक्शन देता है। कुछ नहीं, अगर आपके बच्चे अपने हैं तो आप उसे ही देख सकते हो। 6 से 12 वर्ष के जो बाल अवस्था की उम्र, उस उम्र के बच्चे अगर आपके घर में या आस-पड़ोस में, तो उसकी एक्टिविटीज़ को देखेंगे। वो जो चीज़ें करता है या जो क्रियाएँ वो करता है वो कौन-कौन सी कर रहा है और उसका वो रिएक्शन क्या दे रहा है। वो उसके बाद युवा अवस्था या किशोरावस्था है तो उस उम्र में तो आप खुद होंगे या अगर आपके कोई दोस्त वगैरह, तो उस समय वो कौन-सा रिएक्शन करता है और वो कौन से मोड में अपने जीवन को जीता है। प्रौढ़ावस्था में आप देखेंगे अपने आस-पास के जो बुजुर्ग लोग हैं या 25 उम्र प्लस कर चुके हैं, 18 उम्र प्लस कर चुके हैं, तो आप देखेंगे वो कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अब बेसिक फंडा है कि आप चीज़ों को समझें। ये जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, आपको कितनी समझ विकसित है। ये आपसे किताबी ज्ञान पूछता ही नहीं। आप कितना भी किताब पढ़ लो लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इससे संबंधित कोई भी समस्या कहीं भी आपको समझने में परेशानी या कठिनाई आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं अगले वीडियो में इसे और विस्तार पूर्वक बताऊँगा और प्रयास करूँगा कि कुछ 4-5 वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो मैं उससे संबंधित भी वीडियोज़ लाऊँगा और आपकी सारी समस्याओं को हल करूँगा, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।